वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग में आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इस अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 8 टाइप्स के सवाल बनते हैं, 8 टाइप्स के। तो आज 8 टाइप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 या 4 टाइप्स आज पढ़ेंगे क्लास 1 में। बाकी जो 3 या 4 टाइप्स बच जाएगा वो हम लोग क्लास 2 में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग यानी रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर 2 क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। उसमें जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सारा टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। वो वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होता है। इस 26 लेटर में 5 वॉवेल होता है और बाकी जो बच गया 21 वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो वॉवेल कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब बेसिक सा बात है, ये सब सबको पता ही होगा। उसके बाद आते हैं, जब 26 लेटर को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 13 लेटर आएगा। तो जो पहला 13 लेटर आएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक? ए से लेकर एम तक, उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम अर्धांश। अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ। तो प्रथम अर्धांश किसको बोलेंगे? यानी स्टार्टिंग 1 से लेकर जो 13 तक का जो लेटर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। उसके बाद 14 से लेकर 26 तक का जो 13 लेटर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। यानी इस सब वर्ड का यूज होता है, इसीलिए इस सब वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त रहना जरूरी है। तो प्रथम अर्धांश किसको बोलेंगे? 1 से लेकर 13 तक, यानी पहला जो 13 लेटर होगा उसको प्रथम अर्धांश और दूसरा जो 13 लेटर होगा उसको द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक सीधा क्रम यूज किया जाएगा और एक विपरीत क्रम यूज किया जाएगा। यानी अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित स्थान होता है और यह स्थान जो है 2 क्रम पे निर्भर करता है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला का एक निश्चित स्थान होता है, जैसे हम लोग को पता है ए का पहला स्थान होता है, बी का दूसरा स्थान होता है, सी का तीसरा, डी का चौथा। ठीक है, ये उसका निश्चित स्थान होता है और ये 2 क्रम पे निर्भर करता है, पहला सीधा क्रम और दूसरा विपरीत क्रम। यानी सीधा क्रम अगर बोलेगा तो उसका मतलब हो जाएगा ए बी सी डी से लेकर हमें कहाँ तक जाना है? जेड तक जाना है। और विपरीत क्रम बोलेगा तो इसका मतलब जेड को पहला स्थान पर रखना है, वाई को दूसरा स्थान पर, एक्स को तीसरा स्थान पर, यानी उल्टा क्रम में जाना है। अगर विपरीत क्रम बोले तब हम लोग जेड से लेकर ए तक लिखेंगे और उस स्थिति में जेड का स्थान पहला हो जाएगा, वाई का स्थान दूसरा हो जाएगा और एक्स का स्थान तीसरा, इसी तरीके से आते रहेगा। तो हमें ये चीज़ याद नहीं करना है, ये चीज़ हमें केवल ये याद करना है कि ए से लेकर जो जेड तक में किसका स्थान कौन होता है। जैसे अगर एम का बात करें तो एम 13वां स्थान होता है, एल का बात करें तो एल 12वां स्थान होता है, आर का बात करें तो आर 18वां स्थान होता है। तो हमें सीधा याद रखना है। उल्टा जब आएगा तो हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा याद करना पड़ेगा। और हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सभी यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है वो याद कर चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं कि अगर उल्टा आएगा तब क्या करेंगे। देखिए, ए कितना होता है? 1, बी 2 होता है और सी 3। अगर उल्टा आएगा तो जेड कितना हो जाएगा? जेड 26 होता है, जेड का स्थान 26वां होता है ना। अगर ए के स्थान पे जेड आ गया तो इसका मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27, 26 + 1 27। बी के स्थान पे वाई आ जाएगा, वाई होता है 25, इसका मतलब 25 2 27 हो गया। अगर विपरीत क्रम में आए ना तो कुछ नहीं करना है, केवल 27 में से घटा देना है। बाकी हम लोग सवाल, बाकी जो आगे सवाल आएगा उसके माध्यम से हम लोग इस समझेंगे कि ये कैसे किया जाएगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ टर्म को जानते हैं, ये जो टर्म होगा वो आगे भी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इस टर्म को जानना ज़रूरी है। अगर बोला जाए कि ठीक बाएँ, इसका मतलब जैसे कोई लेटर है, जैसे ए बी सी डी हम लिखें, ए बी सी डी ई एफ जी, मान चलिए इतना लेटर लिखें। अगर बोलेंगे सी के ठीक बाएं, तो अब ये सी को इंडिकेट कर रहे हैं, इसके ठीक बाएं, तो अपना बायां हाथ की तरफ चले जाना है। यानी हमारा बायां हाथ इधर होता है, अगर दायां हाथ इस साइड। ठीक है, तो अगर हम अपना बायां हाथ की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब पहले जाएंगे, तो पहले क्या सी के ठीक बाएँ क्या है? बी है। तो अगर बायां बोले, ठीक बाएं का बात करें तो हमें तुरंत पहले वाला अक्षर लेना है, और दायां बोले तो हमें तुरंत बाद वाला अक्षर लेना है। अगर सी के दायां पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है,
अब एक चीज़ और, ये तो हो गया कि ठीक बाएं ठीक दाएं का बात। अगर बोले कि आपके बाएं से या बाईं ओर से, ये दोनों चीज़ में से कोई चीज़ यूज़ करें। बाएं यानी अगर हम ए बी सी डी लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, और ये कहाँ तक जाता है, जेड तक जाता है, ठीक है। तो इस साइड जो है मेरा कौन सा हाथ होता है, बायां हाथ होता है, बायां हाथ। और इस साइड जो है मेरा दायां हाथ होता है, यानी जेड की तरफ मेरा कौन सा हाथ होता है, दायां हाथ होता है, ठीक है। तो अपना हाथ को लेकर चलना है। अगर आप बाएं से बोले या बाईं ओर से बोले तो हमें ए से यानी सीधा क्रम में जाना है, और अगर बाएं से बोले तो हमें क्या जाना है, सीधा क्रम में, यानी ए से स्टार्ट करके जाना है। और अगर दाएं से बोले, आपके दाएं से या दाईं ओर से, तब हमें जेड से ए की ओर आना है। अगर दायां से बोले तो हमें जेड से ए की ओर आना है, और अगर बायां हाथ से बोले तो हमें ए से जेड की ओर आना है, ठीक है। तो इतना टर्म जो था वो हमें जानकारी रहना ज़रूरी था। अब हम लोग टाइप 1 पे आते हैं, यानी टाइप 1 में किस तरह का सवाल पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं, जैसे के और से में अंतर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन आज दूर कर लेंगे। जैसे अगर बोला जाए के बाएं या दाएं, ठीक है, के बाएं या दाएं, तब हम क्या करेंगे। जैसे अगर हमें बोला जाए ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच बोला जाए, एफ मान चले, ठीक है। अगर बोलेंगे ए के दाएं चौथा, यानी ए के दाएं चौथा, तो इसका मतलब ए को छोड़ देना है और उसके बाद चौथा स्थान जाना है, यानी 1 2 3 4, यानी ए के दाएं चौथा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अगर के बाएं या के दाएं पूछें तब हमें क्या करना है, उस संख्या को छोड़ के, यानी जिसके दाएं या बाएं बोला उसको छोड़ के बाकी आगे 4 जाना है, ठीक है। तो ए के दाएं चौथा कौन हो जाएगा, 1 2 3 और 4 ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर पूछा जाए आपके पास एम के दाएं चौथा, एम के दाएं चौथा कौन होगा, तो एम का स्थान कौन होता है, 13, ठीक है। एम के दाएं चौथा बोला जाए तो हमें 4 स्थान आगे जाना है, क्योंकि उसको छोड़ के हमें 4 स्थान आगे जाना है। इसका मतलब 17 जाएंगे, और 17 में क्या होता है, 17 में आपका आ जाता है आर 18 होता है ना, क्यू 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब एम के दाएं जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम सवाल बनाएंगे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, जैसे एक सवाल और लें, जैसे अगर हम पूछें पी के बाएं पाँचवा, बी के बाएं पाँचवा कौन होगा, पी के बाएं या पी के बाएं पाँचवा कौन होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पी के बाएं पाँचवा यानी पी कितना होता है, पी 16 होता है। बाएं जाना इसका मतलब हमें पहले जाना है ना। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, अगर बाएं का बात करें तो हम पहले जाएंगे, और दाएं का बात करें तो अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे। तो बाएं पूछ रहा है यानी पहले जाना है, 5 पहले जाना है, तो हम 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 11वां स्थान पे क्या होता है, के होता है। इसका मतलब पी के बाएँ पाँचवा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो अगर हम इसको कोडिंग कर देंगे, यानी जो उसका स्थान होता है उसको कोडिंग करके भी हम लोग बना सकते हैं, हमें ABCD लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर से बोल दिया जाए, अगर से बाएं या से दाएं बोल दिया जाए, तब क्या करेंगे, हम उस लेटर को लेकर चलेंगे। जैसे अगर हम ABCD का बात करें ना, ABCDEF जी, जिसे हम बोल, अगर हम बोले ए से दाएं चौथा, ए से दाएं चौथा, यानी ए से दाएं चौथा बोले तो ए को भी लेना है, 1 2 3 4, यानी ए से दाएं चौथा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर से दाएं बोले, से दाएं या बाएं, या से दाएं या बाएं, तो हम उस संख्या को भी ले रहे हैं। तो उस संख्या को ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर चौथा पूछे तो हम 3 ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर से दाएं बोले तो अगर 5 स्थान बोले आगे जाने के लिए, तो हम 4 स्थान ही आगे जाएंगे, क्योंकि उस संख्या को भी हम लोग, से दाएं बोला जाता है तो उस संख्या को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो एक सवाल और जैसे बोले, जैसे अगर हम बात करें, बोले एल के दाएं चौथा, एल के दाएं चौथा, तो एल कितना होता है, 12। हमें पता है कि अगर एल से दाएं ना, के बोलेंगे तो 4 आगे जाएंगे, एल से दाएं चौथा,
तो हमें पता है जब सी बोला जाता है एल से दाएं चौथा, तो इसका मतलब एल को भी काउंट कर लेंगे। अगर हम एल को काउंट कर लेंगे तो इसका मतलब हम 3 ही स्थान आगे जाएंगे ना। अगर 3 स्थान जाएंगे तो इसका मतलब हम लोग 15वां लेटर चाहिए, और 15वां लेटर क्या होता है, AEJO, यानी 15वां लेटर क्या होता है, ओ होता है ना। तो इसका मतलब एल से दाएं चौथा बोला जाएगा तो ओ हो जाएगा। अगर यही रहता कि एल के दाएं चौथा, एल के दाएं चौथा, इसका मतलब हमें एल को छोड़कर 4 आगे बढ़ना पड़ता है। तो एल को छोड़ देते तो हम 4 स्थान आगे बढ़ते, यानी एल 12 होता है, 12 + 4 16, और 16 में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर के दाएं बोले तो इसका मतलब एल को छोड़कर बोला जा रहा है, और से दाएं बोले तो इसका मतलब एल को लेकर बोला जा रहा है। अगर एल को लेकर बोला जा रहा है तो इसका मतलब हम 4 स्थान चौथा स्थान बोला जा रहा है, तो इसका मतलब हम 3 स्थान और आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बहुत आदमी यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है। टाइप 1 में, आज के टाइप 1 में हम लोग दिशा और स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं, और सभी प्रकार के सवाल, एक एक सवाल को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि किसी न किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना है, या फिर हम इसका जो क्वेश्चन होगा वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका क्वेश्चन डाल देंगे। इसमें क्या बोला जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है। देखिए, इस सवाल को समझने से पहले एक बात को समझना पड़ेगा। अगर बाएं से यानी स्टार्टिंग से बोला जाए, ABCD होता है ना, स्टार्टिंग से या इधर से स्टार्टिंग से बोला जाए, इस बात को अच्छे समझिएगा। स्टार्टिंग यानी इधर स्टार्टिंग से बोला जाए या फिर इधर से स्टार्टिंग से बोला जाए, तो क्या करना है, अगर दोनों बार बाएँ बाएँ रहें, दोनों बार बाएँ बाएँ, तो अगर सेम चीज़ रहें तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। या दोनों बार दाएं दाएं बोलें, दाएं दाएं, तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी सेम चीज़ बोले, 2 बार बाएं बोले तो माइनस करना है, दोनों बार दाएं बोले तो माइनस करना है, एक बार बाएं और दूसरा बार दाएं यानी विपरीत रहे तो प्लस करना है। एक बार बाएं और दूसरा बार दाएं बोले तो यानी विपरीत रहे तो क्या करना है, प्लस करना है। ये कब करेंगे, जब हमें स्टार्टिंग से यानी बाएं से या दाएं से स्टार्टिंग से बात करें तब। अब आते हैं सवाल पे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी बायां हाथ मेरा इधर होता है, जैसे ये बायां हाथ हो गया और ये दायां हाथ हो गया। अगर बायां से बोला जाए इसका मतलब ए से बोला जा रहा है, ए से लेकर जेड तक। अगर दाएं से बोला जाता है इसका मतलब जेड से लेकर ए तक, जेड से लेकर ए तक। ठीक है, तो यहाँ बायां से बोला यानी स्टार्टिंग से बायां से 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, यानी बायां से 22वां जाएंगे, बायां से 22वां, और इसके बाएं 8वां जाएंगे, यानी विपरीत बोला जा रहा है, सेम सेम बोला जा रहा है, दोनों बार बाएं। तो हम 22 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14वां अक्षर। यानी इसका मतलब हम लोग अब बाएं से 14वां अक्षर अगर हम खोज लेते हैं तो सवाल का आंसर पता चल जाएगा। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन होता है, एन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी बाएं से बोला जा रहा है, यानी ए से बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 8वां, यानी दोनों बार बाएं का प्रयोग किया गया। तो अगर दोनों बार सेम शब्द का प्रयोग किया जाता है, बायां बायां बोले तो माइनस कर देंगे, यानी 22 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। इसका मतलब हमें बाएं से 14वां अक्षर लेना है, यानी पहला बार जो बोले उधर से लेना है। यहाँ पे पहला बार बाएं से बोला गया तो बाएं से लेना है। तो बाएं से 14वां अक्षर क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर एन होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, यानी एक बार बाएं शब्द का प्रयोग किया गया, एक बार दाएं शब्द का यानी विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया। जब विपरीत शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो अगर बाएं से 10वां बोला जा रहा है और इधर बाएं से 10वां के दाएं 9वां, तो 10 9 19। इसका मतलब बाएं से जो 19वां अक्षर होगा, बाएं से 19वां, वो कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर जो है वो एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को ईजी वे में बना सकते हैं। बाकी और भी टाइप्स के सवाल आते हैं, सभी टाइप्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, अगर आप ABCD लिख कर इसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
ABCD आप पहले लिखिएगा, उसमें ही 1 मिनट लग जाएगा, फिर उसमें 18वां खोजिएगा, फिर उसके बाएँ 10वां जाएगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको क्या करना है, पहला बार भी बाएँ बोला गया, दूसरा बार भी बाएँ बोला गया, यानी जब दोनों बार बाएँ बाएँ बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों घटा देते हैं, यानी 18 में से 10 गया 8, यानी हमें स्टार्टिंग में बाईं है ना, बाईं ओर से 8वां निकालना है, यानी बाएँ से 8वां निकालना है, यानी बाएँ से 8वां निकालना है। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से ए से निकालना है, यानी ए से अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाएँ से जो 8वां होता है वो क्या होता है, एच, यानी इसका जो आंसर होगा एच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरा सवाल देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां है, यानी दाईं ओर से 10वां बोले तो यानी जेड से 10वां बोला है ना, यानी ABCD यानी जेड, यानी ये बायां ओर होता है, ये मेरे हाथ का बायां ओर और ये दायां होता है, यानी अपना हाथ को लेकर चलना है। अगर दाईं ओर से 10वां यानी इधर से 10वां अक्षर जो बोला जा रहा है, तो अब बहुत आदमी बोलेगा अब तो लिखना पड़ेगा हमें जेड, नहीं लिखना नहीं है, यानी इधर से जो 10वां अक्षर होगा तो हम इधर से उसका विपरीत अक्षर निकाल लें, तो इधर से क्या अक्षर हो जाएगा, वो 17वां अक्षर होगा, क्योंकि जब दो विपरीत का जो योग होता है ना वो 27 होता है। दो विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, यानी ए अगर 1 तो जेड 26, तो इस दोनों का योग क्या हो रहा है, 27 हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, यानी इधर से जो 10वां होगा उधर, यानी बाएँ से वो क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। दोनों का योग 17 होना चाहिए, यानी विपरीत में दोनों का योग 17 होना चाहिए, यानी बाएँ से 17वां हो जाएगा। और बाएँ से 17वां अक्षर कौन होता है, O 15 P 16 Q 17, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमें कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, हम इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे लिए ये बेटर रहेगा। अब आगे सवाल आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में पी अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा। देखिए इससे पहले हम बोले थे कि जब प्लस माइनस कब करना है, जब स्टार्टिंग से बोलें, यानी स्टार्टिंग यानी बाईं ओर से बोला गया, इसका मतलब ए से बोला गया था ना, लेकिन यहाँ पे पी से बोला गया है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे पी के दाईं ओर 5वां अक्षर बोला ना, यानी पी केमा अक्षर पे होता है, 16वां अक्षर पे होता है, और पी के दायां 5वां बोला, इसका मतलब दायां हाथ मेरा इस तरफ है, यानी ये इस तरफ है दायां हाथ, तो दायां हाथ यानी पी के दायां 5वां बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर बायां बोलता है इसका मतलब पी से 5 पीछे जाते हैं, और पीछे जाते तो हम 5 माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दायां बोला जा रहा है, तो दायां बोला जा रहा है अगर, तो 5 अगर हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद की पी के दाएं बोला ना, अगर पी से दाएं बोलता तो हम 4 ही ऐड करते हैं, क्योंकि हम पी को भी काउंट कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पी के दाईं ओर बोला जाता है, इसका मतलब पी के आगे अगर हम 5 जाएंगे तो वो 21वां लेटर प्राप्त होगा, और 21वां लेटर क्या होगा, T 20 होता है और U 21, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी U हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल देखिए, आर अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर कौन होगा, यानी आर कैमा होता है, 18वां होता है, 18वां, यानी आर अक्षर के बाईं और 5वां, यानी बाईं ओर बोले तो हमें इस तरफ जाना है, यानी क्योंकि बायां हाथ इधर होता है और दायां हाथ इधर, इसका मतलब हमें क्या, इसका मतलब क्या समझे कि यानी आर से हमें पहले 5 अक्षर जाना है, तो अगर हम आर से पहले 5 अक्षर जाएंगे तो यानी 5 माइनस कर देंगे, यानी 13वां अक्षर आ जाएगा। आर 18वां होता है, 18 में अगर हम 5 पहले जाएंगे तो यानी आर 13वां हो जाएगा, और 13 में क्या होता है, एम, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो एम हो जाएगा। ठीक है, अब 1-2 सवाल और देखते हैं। जैसे ये सवाल, एन अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा। जैसे एन कैमा होता है, एन आपका 14वां होता है, ये 14वां अक्षर से बाईं ओर 5वां अक्षर जाना है, यानी बायां हाथ इस तरफ और दायां हाथ इस तरफ, अपना हाथ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर हम बाईं ओर 5 अक्षर जाएंगे तो इसका मतलब हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, और कहीं किसी लेटर पे पहुंचेंगे। अब इस लेटर के अगर हम दाईं ओर 10वां जाएंगे तो इसका मतलब 10 आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा तो हम +10 कर देंगे। तो इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 14 में से 5 गया 9 +10 19 हो रहा है, यानी 19वां अक्षर कौन हो जाता है आपका, एस हो जाता है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझेंगे, जैसे वो क्या बोला जा रहा है, एन अक्षर के बाईं ओर 5वां, यानी एन 14 होता है, अगर 14 के हम बाईं ओर 5वां जाएंगे तो इसका मतलब 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5 पहले जाएंगे।
अब यहाँ पे पहुँचने के बाद यानी जो ये अक्षर होगा उसके दाईं ओर 10वां जाना है, तो इसका मतलब जब दाईं ओर 10वां जाना है तो हमें 10 आगे जाना है। दायां बोले तो आगे जाना है, बायां बोले तो पीछे जाना है। अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कैमा अक्षर प्राप्त होगा, 19वां अक्षर प्राप्त होगा। और 19वां अक्षर क्या होता है? एस। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये बायां दायां बोले तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि प्लस माइनस तभी किया जाता है जब स्टार्टिंग से बात किया जाता है। अगर बीच से बात किया जाता है तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब जैसे ये सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। जैसे एम अक्षर के दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा? यानी एम अक्षर ये है, एम कैमा होता है? 13वां होता है। अगर एम के दायां हम 5वां जाएंगे तो इसका मतलब हम दायां ओर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी +5 कर देंगे तो किसी लेटर पे पहुंचेंगे। अब 5वां अक्षर के बाद हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, हाँ, 5वां अक्षर के बाद क्या कर रहे हैं? 5 अक्षर दाईं ओर और जा रहे हैं, तो फिर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 5 18 5 23, और 23 में क्या आ जाता है? W। ठीक है, तो यानी अगर दाईं ओर जाना है तो प्लस कर देना है और बाईं ओर जाना है तो माइनस कर देना है। अब एक सवाल और लेते हैं। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन होगा? इस सवाल को भी अच्छे से समझेंगे। अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो स्टार्टिंग हम बताए थे, अगर विपरीत क्रम बोला जाए इसका मतलब जेड से बोला जाता है, यानी ZYX। ये जाते जाते CBA, यानी जेड से लेकर हमें ए तक लिखना है। अगर विपरीत क्रम में बोला जाता है तो उसके क्या बोला? बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी बायां हाथ इधर होता है, यानी बाएं से, यानी स्टार्टिंग से 11वां बोला है ना, तो यहाँ पे बाएं से 11वां के दाएं 7वां, यानी विपरीत बोला जा रहा है। और जब विपरीत बोला जाता है हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी 11 + 7 कितना हो रहा है? 18। इसका मतलब हमें बाएँ से 18वां जाना है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर हम जेड से 18वां जाएंगे तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम अगर बाएं से 18वां जाना है, यानी जेड से 18वां जाना है, तो इसका मतलब ए से कितना जाना है? विपरीत अक्षर में दोनों का योग कितना होता है? 27 विपरीत अक्षर में। अगर जेड से 18वां जाना है तो हमें ए से 9वां जाना पड़ेगा। अगर ए से हम 9वां जाएंगे तो ए से 9वां क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब भी जेड का बात करें, जेड से जाने का बात करें, तो हम क्या करेंगे? जेड से जाने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको 27 में से घटा के ए से चले जाएंगे। ठीक है, 1-2 सवाल और लेंगे तो हम ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सवाल 8 नंबर सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम बोले तो यानी जेड से लिखा जाए, ZYX, और ये CBA, यानी जेड से लेकर ए तक लिखा जाए, तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 10वां, यानी दाएं बोला जाए तो यानी दायां हाथ इधर होता है, यानी दाएं से 10वां के बाएं चौथा, यानी देखिए दाएं से 10वां कुछ कहीं पे पहुंचेंगे ना, और यहाँ पहुंचने के बाद इसके बाएं अगर 10वां जाना है तो बाएं 10वां जाना रहता है तो हम पहले जाते हैं ना। इसीलिए जब दाएं और बाएं बोला जाता है ना तो हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। जब विपरीत बोला जाता है इसीलिए हम ऐड कर देते हैं। तो दाएं से 10वां के बाएं 10वां यानी विपरीत बोला जा रहा है। इसका मतलब हमें दाएं से केमा जाना है? 20वां जाना है। 10 + 10 20। स्टार्टिंग में दाएं से बोला जा रहा है ना, यानी दाएं से 20वां जाना है। इसका मतलब हमें ए से 20वां जाना है, तो ए से 20वां कौन हो जाएगा? टी। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ए से ही हम 20वां जा रहे हैं, ए से ही 20वां जा रहे हैं, तो ए से 20वां अक्षर टी होता है ना, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं। अब अर्धांश वाला सवाल आ गया। यानी अर्धांश हम लोग पढ़े थे, ए से लेकर एम तक को प्रथम अर्धांश बोला जाता है और एन से लेकर जेड तक को प्रथम अर्धांश बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ए से लेकर अगर एम तक को प्रथम अर्धांश बोला जाता है, अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे यानी एम से लेकर ए तक लिखेंगे, तो इस अर्धांश में यानी प्रथम अर्धांश में दोनों विपरीत क्रम का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि ए 1 होता है और एम 13, और इस दोनों का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। यानी प्रथम अर्धांश में जो विपरीत क्रम होगा उसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और द्वितीय अर्धांश में विपरीत क्रम का जो योग होगा, अगर हम इसको विपरीत में लिखेंगे यानी जेड यहाँ आएगा और ये जेड के बाद वाई यहाँ पे आएगा और एन यहाँ पे आएगा,
अगर द्वितीय अर्धांश में अगर हम विपरीत क्रम का योग देखें तो n कितना हो गया 14 और z 26, तो इस दोनों का योग कितना हो रहा है 40। इसका मतलब द्वितीय अर्धांश में विपरीत क्रम का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं तो सवाल इजी में बन जाएगा। अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं भी रहता है तो हम इस तरीके से इसको समझेंगे, यानी एक स्थान पर जब m आता है तो m 13 होता है, 1 होता है, तो इस दोनों का योग कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो इसका मतलब प्रथम अर्धांश में अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जो दोनों विपरीत का योग आएगा वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसका यूज हुआ तो ठीक है, नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं, ये चीज़ जानकारी में रखना जरूरी है। अब आते यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कहने का मतलब ए से लेकर ए बी सी डी लेकर एम तक प्रथम अर्धांश हुआ, उसके बाद एन से लेकर जेड तक प्रथम अर्धांश हुआ। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इस प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी विपरीत क्रम बोला जाए तो एम से लिखा जाए, यानी एम एल के, उसके बाद ये ए तक जाएगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। और द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, द्वितीय अर्धांश को ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। इसका मतलब दायां हाथ मेरा हम लोग का इस तरफ होता है, दायां से 15वां बोला जा रहा है, दायां से 15वां, तो ये 13 तो ये हो जाएगा ना, दायां से 15वां अगर बोला जाए तो 13 ये हो जाएगा, एन से लेकर जेड तक 13। इसका मतलब हमें 2 आगे जाना है ना, और ए से 2 आगे जाएंगे तो ए से दूसरा अक्षर कौन होता है बी, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, वहाँ पे हम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी अब क्या बोला जिसमें द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। जैसे प्रथम अर्धांश क्या हो जाएगा, ए बी सी डी से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश क्या होगा, द्वितीय अर्धांश को एन से लेकर जेड तक होता है ना द्वितीय अर्धांश, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या किया गया, विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी जेड से लेकर जेड वाई एक्स से लेकर एन तक विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी इस तरीके से लिखा गया है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, दाएं से 15वां अक्षर, यानी दायां हाथ हम लोग का इस तरफ होता है, दाएं से, यानी इधर से 15वां अक्षर अगर हमें निकालना है 15वां अक्षर, ठीक है, तो इसका मतलब 13 अक्षर तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 13 अक्षर तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बाकी हमें 2 अक्षर यहाँ जाना है, आगे जाना है, 2 अक्षर हमें इधर जाना है। तो 2 अक्षर अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ से अगर हमें, जैसे अगर मान चलिए 2 अक्षर इधर जाएंगे तो हमको पता चल गया एम के एल एम होता है, यानी यहाँ पे एल होगा। अगर हमें 5 अक्षर जाना पड़ेगा तो इसका मतलब लिखते क्या, लिखेंगे तो भी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। यहाँ पे इसका इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि 15वां अक्षर पूछा है तो 13 अक्षर तो ये हो जाएगा द्वितीय अर्धांश वाला, और 2 अक्षर इधर जाना है तो यानी एम के पहले एल आता है तो यानी एल हो जाएगा। यानी ये सवाल समझ गया। अगर 5 अक्षर पहले जाना रहता है तब क्या करते हैं, उसका भी एक उपाय है। जैसे हमें 2 अक्षर और आगे जाना है, यानी इधर से जाने में अगर प्रॉब्लम होता है तो ए से जाने में हमें सुविधा होता है। तो अभी क्या बोले थे, प्रथम अर्धांश में जो विपरीत का योग होता है 13 + 1 14 होता है। इसका मतलब अगर इधर से हम 2 जा रहे हैं तो इसका मतलब ए से हमें 14 जाना पड़ेगा, ए से हमें क्या जाना पड़ेगा, 12 जाना पड़ेगा ना, दोनों का योग 14 होता है तो इसका मतलब इधर से 12 जाना पड़ेगा। और 12वां अक्षर कौन होता है, ए से 12वां अक्षर एल, यानी इस सवाल का आंसर होगा वो एल होगा। एक सवाल और लेते हैं, वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा ये पूरा चीज़ अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है, अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एम से लेकर ये कहाँ तक आएगा, ए तक, और दूसरा अर्धांश यानी एन से लेकर जेड तक होता है, एन ओ पी क्यू, ये एन से लेकर जेड तक चला गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बाएँ से 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अगर हमें बाएँ से 10वां अक्षर लेना है, यानी बायाँ हाथ ये हो गया और दायाँ तरफ ये हो गया। अगर बाएं से 10वां लेना है, यानी एम से 10वां लेना है, तो ये थोड़ा सा लेने में हमें प्रॉब्लम होगा। अगर एम से 10वां लेना है तो प्रथम अर्धांश में कितना होता है, 13। प्रथम अर्धांश में क्या होता है, 13 ही होता है ना। अगर हमें एम से 10वां लेना है, एम से 10वां, तो इसका मतलब हमें ए से चौथा लेना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश में जो विपरीत का योग होता है वो 14 होता है।
अगर ए से चौथा लेना है तो ए से चौथा कौन हो जाता है, डी, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ए से चौथा लेना है तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा पूरा लिखना नहीं है, केवल इसी तरीके से जैसे जैसे भी बताया गया उसी तरीके से अगर हम सवाल बनाएंगे तो बहुत ही ईजी वे में ये सब सवाल बन जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब क्या किया है, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, यानी प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक, तो इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे एम एल, और ये कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। फिर दूसरा अर्धांश को एन से लेकर जेड तक, एन से जेड तक, यानी इसको भी विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड वाई एक्स, और ये कहाँ तक जाएगा, फिर ये घटते घटते एन तक चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लिखना नहीं है, केवल हमें जो लॉजिक पता है उसी लॉजिक को फॉलो करना है। दोनों को हम लोग विपरीत क्रम में लिख दिए। अब क्या चीज़ बोला रहा है, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 10वां, यानी दायां हाथ हम लोग का इधर है, ये दायां हाथ हो गया। अगर दाएं से 10वां का बायां 10वां, दाएं से 10वां का बायां 10वां, कुछ समझ में आया? यानी जब दायां और बायां बोला जाता है हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 + 10 20, 10 + 10 20वां। और पहला क्या बोला, दाएं ना, इसका मतलब दाएं से हमें 20वां जाना है, दाएं से 20वां, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, दाएं से 20वां जाना है, टोटल 26 लेटर होता है, इसका मतलब हमें बाएं से 7वां जाना है, क्योंकि 26 लेटर में दोनों का विपरीत का जो योग होता है वो क्या होता है, 27 होता है। अगर हमें दाएं से 20वां जाना है तो हमें बाएं से 7वां जाना है, यानी इधर से जो 7वां लेटर होगा, यानी एम से जो 7वां लेटर होगा वो निकालने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम पता कर लेंगे ए से कैमा लेटर होगा, यानी प्रथम अर्धांश में दोनों विपरीत का जो योग होता है वो कितना होता है, 14 होता है। अगर हम इधर से जो 7वां होगा वो इधर से भी 7वां हो जाएगा, तभी तो 7 + 7 14 हो जाएगा। तो यानी इधर से 7वां कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो, यानी ए से जो 7वां होगा जी होगा, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सवाल को बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में हम इस सवाल को ईजी वे में बना सकते हैं। जैसा जैसा भी बताया गया उसी लॉजिक को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या है कि अक्षर जे और टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो कुछ नहीं करना, यानी जे कैमा होता है 10वां होता है और टी कैमा होता है 20वां होता है। तो मध्य बोला जाता है, जिसका मतलब मध्य पद जो होता है उसको औसत ही बोला जाता है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 10 + 20 30/2, यानी औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 15, यानी औसत इसका 15वां आ गया। तो इसका मतलब इसका जो मध्य पद होगा वो 15वां होगा, और 15 में क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी प्रारंभ से 7वां अक्षर और अंतिम से 14वां अक्षर का मध्य कौन सा अक्षर है। यानी प्रारंभ से जो 7वां होगा, प्रारंभ से 7वां बोल रहे हैं और अंतिम से 14वां बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभ से 7वां और अंतिम से 14वां, यानी ये जो अंतिम से 14वां होगा वो प्रारंभ से कितना होगा, 14 13 27, यानी 13वां हो जाएगा। यानी क्योंकि विपरीत में दोनों का जो योग होता है वो 27 होता है ना। अब हम ये इस सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 7वां अक्षर और 13वां अक्षर, इसके मध्य कौन सा अक्षर होगा, 7वां अक्षर और 13वां अक्षर का मध्य कौन होगा। यानी मध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले औसत निकाल लें। औसत क्या हो जाएगा, 7 + 13 20/2, यानी 10, यानी इसका जो बीच वाला पद होगा वो 10वां अक्षर होगा, और 10वां अक्षर क्या हो जाता है, ए जे, यानी जे इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मध्य पद निकालना रहे तो क्या करना है, दोनों का स्थान पता कर लेना है, और दोनों का स्थान पता करके दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करेंगे तो मध्य पद आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को निकाल दिया जाए तो कौन सी अक्षर आपके दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर छठा होगा। यानी हम ABCD लिखेंगे लेकिन सभी ए को हटा देंगे, स्वर AEIOU स्वर होता है ना, AEIOU ये स्वर होता है, इस सब को हटा देना, ABCD ई को भी हटा देना, यहाँ से लेकर ये XYZ लिखना है। तो हमें क्या निकालना है, दाईं ओर से, यानी दाहिना हाथ इस तरफ, इधर से 12वां
के दाईं ओर छठा, यानी दोनों बार दाएं शब्द का प्रयोग किया गया तो घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, यानी हमें दाईं ओर से छठा अक्षर निकालना है, दाईं से छठा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक्चुअली हम स्वर को हटा रहे हैं इधर, इसीलिए इधर से जाने में प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही जाएंगे, ZYX, यानी टी से आगे लिख लेते हैं, TUVWXYZ, ठीक है। तो AEIOU तो वॉवेल है, इसको हम हटा देना है। तो छठा अक्षर कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी जो छठा अक्षर होगा वो टी, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी इसको बना लेना है, क्योंकि इसमें स्वर को हटा रहे हैं तो कोई भी लॉजिक काम जल्दी नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख के बना लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या बोला जाए कि यदि वर्णमाला ए और बी के लिए ए का प्रयोग किया गया, ठीक है, यानी पहला और दूसरा शब्द के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक का प्रयोग कर रहे हैं। उसके सी और डी के लिए बी, यानी तीसरा और चौथा के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी 2 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी 2 के लिए हम 1 का प्रयोग कर रहे हैं, फिर ये 2 के लिए हम 1 का प्रयोग करें, फिर पाँचवा छठा के लिए हम लोग सी का प्रयोग करें, यानी 3 का प्रयोग करेंगे। तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, इसमें परिवर्तन के बाद अक्षर के क्रम से दाएं ओर से तीसरा, यानी ए और बी के लिए अगर हम ए का प्रयोग करें, फिर सी और डी के लिए बी का प्रयोग करें, तो टोटल हम लोग 26 लेटर होता है ना। अगर 2 लेटर के लिए हम लोग 1 लेटर का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम टोटल 13 लेटर का ही प्रयोग किए होंगे, ABCD से लेकर M तक का ही प्रयोग किए होंगे, ठीक है। ABCD से लेकर M तक का ही प्रयोग किए होंगे। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, परिवर्तन के बाद दाएं से तीसरा अक्षर को नहीं, इधर से तीसरा अक्षर निकालना है, यानी दाएं से तीसरा अक्षर निकालना है। एक चीज़ बताएगा, अगर ये प्रथम अर्धांश हो गया ना, ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश, अगर दाएं से हमें तीसरा निकालना है, इसका मतलब हमें बाएं से 11वां निकालना होगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश में दोनों का जो योग होता है वो 14 होता है। अगर बाएं से 11वां निकालना है, यानी ए से 11वां निकालना है, तो 11वां लेटर कौन होता है, के होता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस सब सवाल को जब भी आए तो थोड़ा सा लॉजिकली बनाएंगे, तो बहुत ही कम समय बनेगा और टाइम मेरा बचत होगा और गलती होने का संभावना भी कम रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ए जेड के स्थान पर चली जाए, जेड ए के स्थान पर चली जाए, बी वाई के स्थान पर चली जाए, इसका मतलब क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है। और विपरीत में दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योग 27 होता है। अगर दाएं से 13वां अक्षर बोल रहा है, यानी इधर से दाएं से 13वां अक्षर बोल रहा है, तो इसका मतलब जो वो संख्या की इधर से क्या होगा, 14वां अक्षर होगा। जो दाएं से 13वां होगा वो बाएं से 14वां होगा। तो ये 13वां 14वां स्थान बदला जाएगा ना। तो अगर बदला जाएगा, यानी 13वां की जगह क्या आ जाएगा, 14वां आ जाएगा। और 14वां अक्षर कौन हो जाता है, एन हो जाता है। 14वां अक्षर एन हो जाता है, एन। देखिए एन यहाँ रहेगा, एम यहाँ रहेगा, और ये दोनों तो बदला जाएगा ना, एम एन बदला जाएगा ना। तो यानी 14वां अक्षर तो एन होता है, जब एन एम बदला जाएगा तो एन के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर एम होगा, ठीक है। इसको फिर से समझिएगा अच्छे से। इसमें क्या बोला जाए, पहले ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड से बदल रहे हैं, और जेड को हम ए से बदल रहे हैं, और बी को वाई से बदल रहे हैं, यानी विपरीत अक्षर बदल रहे हैं, ठीक है। यानी ये जेड वाई एक्स, इस तरीके से हम लोग बदल रहे हैं इसको, यानी ए तक बदल रहे हैं, ठीक है। जेड को ए से बदल दिए, फिर वाई को बी से बदल दिए, एक्स को सी से बदल दिए, इस तरीके से बदल दिए। अब क्या चीज़ बोला, दाएं से 13वां अक्षर बोला है ना, यानी दाएं से 13वां अक्षर, यानी ये तो सीधा सवाल है, दाएं से यानी ए से 13वां बोला जा रहा है ना। तो ए से 13वां कौन होता है, एम होता है। यानी इस सवाल का आंसर एम, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब हम ए को जेड में बदल दिए, वाई को बी में बदल दिए, तो इसका मतलब हम उसको विपरीत क्रम में लिख दिए। और उल्टा क्रम में जब हम लिखें तो दाएं से 13वां बोला जा रहा है, यानी ए से 13वां बोला जा रहा है, तो ए से 13वां कौन होता है, एम। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और सवाल है उस पर भी देख लेते हैं, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें क्या बोला था, प्रत्येक स्वर को, यानी वेब पेज एक वर्ड दिया गया, WEBPAGE, वेब पेज एक वर्ड है। इसमें क्या बोला, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला को उसके अगले स्वर, यानी स्वर ने अगले अक्षर से बदला जाए, अगले वर्ण से बदला जाए, या अगले अक्षर से बदला जाए। यहाँ पे स्वर ने अगले अक्षर से बदला जाए। अब प्रत्येक वर्णमाला को अंग्रेजी के उसके पहले अक्षर से, यानी स्वर ये है AEIOU, ये तीनों स्वर हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको
स्वर को अगले अक्षर, यानी ई का अगला अक्षर क्या होता है एफ, ए का अगला अक्षर बी और ई का अगला अक्षर एफ। प्रत्येक स्वर को अगला अक्षर से बदल दिए और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करें, यानी व्यंजन बाकी बच गया वो व्यंजन है। अगर डब्लू से पहले क्या होता है भी, और बी से पहले ए, और पी से पहले ओ, और जी से पहले एफ। ठीक है, एफ आ गया। तो कैसे पूछा है इसमें से कौन सा अक्षर का 3 बार प्रयोग किया गया, तो 3 बार किस अक्षर का प्रयोग किया गया, एफ का प्रयोग किया गया, यानी इस सवाल का आंसर एफ हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी सवाल, बहुत सारा सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब जैसे ये सवाल देखें, टॉलरेंट में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला को पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी TOLERANT। टॉलरेंट को प्रत्येक वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन को पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी टी को पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे एस, एल के, क्योंकि ये तो व्यंजन है ना, सॉरी ये तो स्वर है ना, हम व्यंजन को पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करें, यानी कॉन्सोनेंट को। आर का पहले क्या होता है क्यू, और एन के पहले एम, और टी के पहले एस, पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिए। और स्वर को अगले अक्षर से, यानी ओ को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे तो पी, ई के बाद एफ और ए के बाद बी, यानी ए को अगला अक्षर बी हो जाएगा। तो इन सभी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद सबको प्रतिस्थापित करने के बाद हम इसको वर्णमाला क्रम में, यानी अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी आ जाएगा, और जो शब्द का हम लोग प्रयोग कर लेंगे उसको काट देंगे। इससे क्या होगा कि हमें उस पर दोबारा ध्यान नहीं जाएगा, और वो चीज़ दोबारा लिखाएगा भी नहीं। तो बी के बाद क्या आ जाएगा एफ, एफ के बाद क्या हो जाएगा एम, एम, उसके बाद सॉरी के, उसके बी, ये एफ के बाद के, उसके बाद एम, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद ये एस, यानी पी उसके बाद क्यू और उसके बाद ये दोनों एस आ जाएगा। ठीक है, और ये हम उसको अरेंज कर दिए अल्फ़ाबेटिकली, यानी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिए उसको। तो कैसे पूछ रहा है, दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। तो दाएं सिरा इधर से चौथा अक्षर बोला जा रहा है, तो यानी 1 2 3 4, यानी दाएं सिरे से जो चौथा अक्षर होगा वो पी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल भी पूछे जा चुके हैं। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, CONTEXTUAL कॉन्सेक्चुअल, पहले को छठे अक्षर से, यानी टोटल कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी पहले को जो है छठा अक्षर से प्रतिस्थापित किए। यानी जैसे जैसे बोला जाए उसको बदलना नहीं है, केवल हम लोग इंडिकेट कर देंगे, पहला को छठा से, और इसी प्रकार दूसरे को सातवां से, यानी दूसरा को सातवां से कर दिए, और उसके बाद इसी तरह से। तो उसके बाद तीसरे को हम लोग क्या करेंगे आठवां से, और चौथे को चौथे को ये सातवां से, और फिर ये पाँचवें को दसवां से, सॉरी पाँचवें को कितना से नौवां से, 10 अक्षर है ना, तो पाँचवें को दसवां से कर देंगे। तो पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन होगा, यानी दाएं से चौथा निकालना है ना, तो दाएं से चौथा कौन है 1 2 3 4 टी, दाएं से चौथा टी है, और टी को हम लोग किससे प्रतिस्थापित किए थे, ओ से ना, तो यानी दाएं से जो चौथा हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, यानी सवाल का आंसर ए हो जाएगा। कुछ इसको मतलब प्रतिस्थापित नहीं करना है, केवल इंडिकेट कर देना है। इंडिकेट करने का मतलब है कि ओ को हम लोग टी से इंडिकेट किया, इसका मतलब ओ टी आपस में बदल रहा है। उसका इंडिकेट करने के बाद क्या करें, हम दाएं से चौथा ले लेंगे, दाएं से चौथा टी आ रहा है, अब देख लेंगे कि हम टी को किससे बदले हैं, तो टी को ओ से बदले हैं, इस सवाल का आंसर ओ हो जाएगा। अब देखिए, ब्रेकिंग के कितने अक्षर उसी स्थान पे होंगे जब शुरू से उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा जाएगा। ये सवाल भी रेलवे में आ चुका है। यानी इसमें क्या बोला, जैसे ब्रेकिंग है ना, BREAKING, ब्रेकिंग में कितने अक्षर उसी स्थान पे होंगे जब उस शुरू से उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखा जाएगा। अगर हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखेंगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, सी तो है नहीं, डी है नहीं, ई आ जाएगा, उसके बाद ई के बाद FGH आई आ जाएगा, आई के बाद जे नहीं है, की आ जाएगा, जी, एफ के बाद GHI, सॉरी एफ के बाद जी आएगा, ई के बाद जी आ जाएगा, जी के बाद क्या आएगा
आई आ जाएगा, आई के बाद के आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद ये आर आ जाएगा। यानी इसको क्या किए, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिए। जब हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए तब कितने अक्षर का स्थान सेम है, यानी ये दोनों अक्षर का स्थान बदला गया, आर भी बदला गया। देखिए इस दोनों का अक्षर यानी ई पहले भी यहीं था, तीसरा पे था, बाद में भी तीसरा पे ही आया, यानी एक ये नहीं बदला है, फिर ये दोनों बदला गया, फिर ये दोनों बदला गया, फिर ये दोनों बदला गया, फिर एन नहीं बदला है। एन पहले भी लास्ट से सेकंड था और यहाँ भी लास्ट से सेकंड आया। तो इसका मतलब दो ऐसा अक्षर है, जब हम उसको अल्फ़ाबेट में अरेंज किए तो दो ऐसा अक्षर आया जो जिसका स्थान जो है नहीं बदला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे सिक्योरिटी के अक्षरों को अगर हम वर्ण क्रम के अनुसार प्रारंभ से वर्णक्रम करने के बाद वर्णाक्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द के कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। फिर इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। सिक्योरिटी यानी SECURITY। अगर हम इसको वर्णाक्रम में रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी लिख लेंगे। जिसको हम यूज करेंगे उसको काट देंगे ताकि दोबारा उस शब्द का प्रयोग न हो पाए। सी के बाद क्या आ जाएगा, ई, आई, आर, उसके बाद आई के बाद आर ना, एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद आई, उसके बाद आर आ जाएगा, आर के बाद एस, उसके बाद यू, नहीं एस के बाद टी आ जाएगा, उसके बाद यू, एस के बाद टी, उसके बाद यू, और उसके बाद एक वाई बच गया तो वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना अक्षर का स्थान नहीं बदला, ये तो बदल गया, ई का नहीं बदला, ई पहले भी दूसरा में था और बाद में भी दूसरा में आया। और कोई बदला है, ये भी बदल गया, 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 और वाई नहीं बदला। यानी दो अक्षर ऐसा है जो नहीं बदला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। इस टाइप 1 में हम लोग यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग टाइप 1 में इतना सारा सवाल जो था उस सभी सवाल को क्लियर कर लिए। अब हम लोग टाइप 2 के कुछ सवाल को देखते हैं। टाइप 2 में क्या दिया जाएगा कि जैसे एक वर्ड दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि इन अक्षरों के बीच ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक को उसके दो अक्षर के बीच, आगे पीछे दोनों से, उतने ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। कहने का मतलब है अगर हम आपको बोले कि ए और सी के बीच में कितना अक्षर होता है, एक अक्षर होता है बी, ए और सी के बीच में एक अक्षर। अगर बोलेंगे एफ और के के बीच में कितना अक्षर होता है तो हमको पता है GHI, एफ और के के बीच में 4 अक्षर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर एफ और के के बीच में 4 अक्षर होता है तो यहाँ भी देखेंगे कि एफ और के के बीच में कहाँ 4 अक्षर हो रहा है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे OBJECTIVE, अगर इस तरह का सवाल है तो कैसे बना, ओ है ना, ओ से आप पढ़ना शुरू किए, OPQRST, यानी ये मिल रहा है। यानी अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे और जो मैच कर जाएगा उसको ले लेंगे। अब एक चीज़ बताइए, ओ और टी के बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है। अगर हम रियल मायने में देखें तो ओ और OPQRST, यानी ओ और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी 4 अक्षर है और यहाँ भी 4 अक्षर दिया गया है। ओ और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी 4 अक्षर है और यहाँ भी 4 अक्षर दिया गया है। तो इसका मतलब एक जोड़ा ओ और टी हो गया। फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। टी के बाद UV, ओ और भी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर होता है, OPQRSTUV, यानी 2 2 4 2 6 एक 7 लेटर होता है। ओ और भी के बीच में 7 लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। और यहाँ कितना दिया, 2 2 4 OPQRSTUV। तो यहाँ पे कितना दिया, 2 2 4 2 6, एक मिनट, यहाँ भी तो 6 लेटर है ना, 2 2 4 2 6, 6 लेटर है। यानी ओ और भी के बीच में 6 लेटर है और यहाँ भी 6 लेटर हो रहा है, 2 2 4 2 6 लेटर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ना है और जहाँ पे मैच कर जाए वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। ये सवाल 1 2 सवाल प्रैक्टिस करें तो ये सवाल में आ जाएगा। भी के बाद क्या होता है, यू, तो 2 मैच किया। अब बी से पढ़ना शुरू करेंगे, BCDEFGHI, नहीं मैच कर रहे हैं। जे से पढ़ना शुरू करेंगे, JKL
P जैसे भी नहीं मैच किया, ई से पढ़ना शुरू करेंगे। EFGHIJ कोई मैच नहीं किया। अब C से पढ़ना CDEFG नहीं मैच किया। T से पढ़ना शुरू करेंगे TUV, एक ये भी मैच कर रहा है, एक ये भी। T और V के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में UV एक अक्षर होता है और यहाँ भी T और V के बीच में एक अक्षर दिया, यानी ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद I से IJK भी, अब ये कोई मैच, 3 मैच इधर से किया, यानी सीधा से आगे से 3 मैच किया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि अब इसके बाद हम 3 आंसर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे से भी देखेंगे, इधर से भी देखेंगे। ई से शुरू करेंगे, EFGHIJKLM कोई मैच नहीं किया। WXYZ A, जेड के बाद ए से शुरू करेंगे पढ़ना, AB, हाँ भी और बी, एक ये भी मैच कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुक में क्या होगा कि भी से शुरू किया, VTUVWXYZ, जेड पे पहुँचने के बाद वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड भाषा में होता है, यानी जो स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर जेड पे ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी हमें AB लेना है, जेड के बाद भी हमें लेना है। वो स्टैंडर्ड यही बोला जाता है कि जेड के बाद भी लेना है, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको जेड के बाद ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जेड के बाद भी लेते हैं। तो जेड के बाद AB मिल रहा है, यानी एक आपका ये हो गया। उसके बाद बी के बाद सी आ जाएगा, कोई यहाँ पे नहीं मिला। आई के शुरू करते हैं, IJKLMNO, आई से ओ भी मिल रहा है। आई के बाद JKLMNO, यानी जो चीज़ पर है वो चीज़ आ जाए, वो एक ले लेना है। आई के बाद ओ भी मिल रहा है। उसके बाद TUVWXY नहीं मिल रहा है। CDEFG नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, JK अब कोई नहीं मिला। तो टोटल कितना ऐसा अक्षर मिला जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एक यहाँ पे मिला, 2, ये 3, यानी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, टोटल 5 ऐसा लेटर मिला जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। तो इसका जो आंसर 5 यानी 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे एक सवाल देखते हैं इंग्लिश में, जैसे दूसरा सवाल इंग्लिश दिया। इंग्लिश में कितना 2 अक्षर के बीच में कितना ऐसा है ENGLISH जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे पहले ई से पढ़ना शुरू करेंगे, EFG, ई और जी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक होता है और यहाँ भी एक दिया गया। अब मिल गया तो फिर छोड़ना नहीं है, EFGHI, यानी ई और आई के बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होता है और यहाँ भी 3 अक्षर दिया गया है। फिर छोड़ना नहीं, IJK, अब कोई नहीं मिला। एन से शुरू करेंगे, NOPQRS कोई नहीं मिला। जी से GHI, यानी जी से आई, जी और आई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होता है और यहाँ भी एक अक्षर है। IJK नहीं मिला। LMNO नहीं मिला। IJK नहीं मिला। ST नहीं मिला। अब H से शुरू करते, GHIJKLMN यहाँ भी नहीं मिला। STUVWX यहाँ भी नहीं मिल रहा है। IJKLM यहाँ भी नहीं मिल रहा है। LMN एक ये मिल रहा है। LN के बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होता है और यहाँ भी एक अक्षर दिया गया। और GHI अब कोई नहीं मिल रहा है। तो टोटल कितना मिला, 1, 2, 3 और 4, यानी 3 से अधिक, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे जर्नी में अगर देखें, JKLMN, यानी जी और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होता है और यहाँ भी 3 दिया गया। OP, चलिए अब हो गया। OPQRST नहीं मिला। UVWXY नहीं मिला। हाँ, UVWXY यानी ये भी मिला नहीं। U से Y के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होता है और यहाँ भी 3 अक्षर दिया गया। RSTU नहीं मिला। NOP अब कोई नहीं मिल रहा है। अब Y से देख रहे हो, YZABCDE नहीं मिला। EFGHIJ, यानी ई और जे के बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला में 4 अक्षर होता है, यहाँ भी 4 अक्षर दिया है। NOPQR नहीं मिला। RSTU नहीं मिला। UVW नहीं मिला। OP नहीं मिला, यानी 3 ऐसा मिल रहा है, एक ये, दूसरा और तीसरा, यानी इसका जो आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये 4 नंबर सवाल एग्जामिनेशन में
एग्जामिनेशन का। और इसका जो आंसर आएगा 4 नंबर का वो सी आ जाएगा। खुद से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या इसका आंसर सी आ रहा है। और 5वां, इसको भी खुद से प्रैक्टिस करना और इसका आंसर 3 से अधिक आएगा मीनिंगफुल का, इसको प्रैक्टिस करके आंसर मिला लेना खुद से। और 6ठा का जो आंसर होगा वो सी आएगा, इसको भी खुद से प्रैक्टिस करके आंसर मिला लेना है। अगर एक बार बना लीजिएगा तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग टाइप 3 के कुछ सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो सवाल बनेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। टाइप 3 का भी कुछ सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, यानी कोई शब्द दिया जाएगा, अक्षरों को अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए। देखिए इस सवाल में क्या बोला, जैसे DLEI है ना, DLEI, इन चारों शब्द को हेरफेर करके कितना अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दें, आपका अंग्रेजी का जो वर्ड पावर है वो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई आपसे छूट ही जाएगा और कोई ना कोई अर्थपूर्ण शब्द छूट ही जाएगा। जैसे अगर हम इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो पहला DLEI से आइडल बनेगा, IDLE। आइडल मतलब क्या होता है, सुस्त या आलसी होता है। आइडल मतलब सुस्त या आलसी, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बना। अब और आगे देखते हैं। और दूसरा लाइड, LIED। लाइड मतलब क्या होता है, झूठ जो बोलते हैं उसी को लाइड बोलते हैं, यानी झूठ बोला, उसका पास्ट फॉर्म। तो इसमें कितना अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, 2 अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। और कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है और कोई नहीं अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अर्थपूर्ण इसका शब्द बनेगा, एक आइडल यानी आलसी या सुस्त, और एक लाइड यानी झूठ बोलना। अब जैसे EITD, इससे कितना अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, टायर्ड। टायर्ड मतलब क्या होगा, थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ बोलते हैं ना, थका हुआ। और दूसरा शब्द क्या बनेगा, EITD से एडिट, EDIT, एडिट। एडिट मतलब पता ही होगा, एडिट करना। और उसके बाद तीसरा शब्द DIET, डाइट। DIET डाइट बनेगा, डाइटिंग में जो होता है डाइट। उसके बाद और भी कोई शब्द बनेगा, DIET, यानी जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है वो केवल 3 ही बन रहा है। एक टाइड, थका हुआ, एडिट, और एक होता है डाइट, यानी जो अल्प भोजन होता है उसको डाइट बोला जाता है। इन 3 यानी EITD से हम लोग 3 अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल हम लोग तभी बना सकते हैं जब हम उसका वर्ड मीनिंग पे हमें अच्छी तरीके से कमांड होगा, तभी इस सब सवाल को बना सकते हैं। नहीं तो गलती होने का जो चांसेस होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जैसे ADEL, ठीक है, इससे हम कितना शब्द बना सकते हैं, ADEL से कितना अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। पहला डील बन जाएगा, DEAL, डील। और दूसरा क्या बनेगा, LEAD, लीड। लीड करना नहीं बोलते, LEAD, लीड, आगे रहना। और कोई चीज़ होगा इससे बनेगा, लीड और डील। और कोई शब्द बनेगा इससे, ADEL से हम लोग 2 अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगर अंग्रेजी पे पकड़ है तो हम इस सवाल को बनाएंगे, नहीं तो इस सवाल को छोड़ देना ही बेटर रहेगा। अब जैसे ये 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। टाइप 4 का भी हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। अब जैसे टाइप 4 में क्या है कि कोई वर्ड दे दिया जाएगा और इस वर्ड में बोला जाएगा तीसरा, 5वां, 7वां अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। जैसे क्रेडिबल में CREDIBLE, क्रेडिबल में तीसरा, 5वां और 6ठा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर ये हो गया, चौथा, 5वां ये, 6ठा, 7वां ये, यानी EIL, यानी ये तीसरा, 5वां और 6ठा EIL है। इससे कोई शब्द अगर बनना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। EIL से कौन सा शब्द बनेगा, झूठ बोलना क्या होता है, लाई, LIE, यानी EIL का जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द
तो अर्थपूर्ण शब्द लाई बनेगा, लाई मतलब झूठ बोलना। तो इसका दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर आई हो रहा है, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग पे ही डिपेंड करता है। जैसे एक सवाल देखिए, हॉर्टिकल्चर में 5वां 9वां 11वां और 12वां अक्षर से सिर्फ एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, पूरा लिखना नहीं है। हॉर्टिकल्चर में 5वां अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4 5वां अक्षर आई, उसके बाद 9वां 6 7 8 9वां में टी आ जाएगा, उसके बाद 11वां 12वां 9 10 10 में यू आ गया, 11 में आर और 12 में ई, ठीक है, यानी ITRE। इससे अगर अर्थपूर्ण शब्द कोई बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव न हो, यानी अगर इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर हमें निकालना है, ठीक है। अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा तो उसका उत्तर क्या होगा, Y होगा। अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो उसका उत्तर जो होगा वो X होगा। तो ITRE से हम लोग कितना अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, 1 2 3 4 कितना बना सकते हैं। अगर एक बनेगा तो उसका अंतिम अक्षर निकालना होगा, अगर कोई नहीं बनेगा तो आंसर Y देना पड़ेगा, अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बना है तो आंसर X देना पड़ेगा। तो अगर हम ITRE से देखें तो पहला टायर बनेगा, TIER, टायर 1 टायर 2 बोलते हैं ना, और दूसरा टायर TIRE, और तीसरा क्या बनेगा, एक RITE, यानी 3 अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। ये 3 अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो इसका मतलब एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका उत्तर जो हमें क्या देना पड़ेगा, X देना पड़ेगा, और X कौन सा ऑप्शन में है, E नंबर ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, वर्साटाइल। वर्साटाइल में पहला चौथा पाँचवा और नौवां, यानी पहला में V है, दूसरा तीसरा चौथा में S है, पाँचवा में A है, चौथा पाँचवा, और नौवां छठा सातवां आठवां नौवां में E है, ठीक है। इससे अगर कोई सार्थक शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। तो इससे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, इससे कोई सार्थक शब्द, सेव, वो बन जाएगा SAVE। और कोई सार्थक शब्द बनेगा, इससे भेष बन सकता है, VASE। हाँ, भेष मतलब ये भी बनेगा, भेष गुलदस्ता होता है जिसका अर्थ VASE, यानी 2 सार्थक शब्द बन रहा है। अगर एक सार्थक शब्द बनता तो उसका दूसरा अक्षर लेना था, अगर एक से अधिक सार्थक शब्द बन रहा है तो उत्तर X देना है, यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता तो उत्तर Y देता है। तो एक से अधिक सार्थक शब्द बन रहा है तो इसका उत्तर X देना है, यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। बाकी 1-2 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। ये चौथा नंबर सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये चौथा नंबर, पाँचवा भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये सब खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। एक सवाल हम और बता देते हैं, उसके बाद बाकी सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, यानी ये भी सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और ये सवाल हम बता देते हैं। एक सवाल और, जैसे डिपार्टमेंटल में पहला पाँचवा सातवां आठवां और 11वां, पहला क्या आ रहा है, D आ रहा है, पाँचवा 2 3 4 5, 5 में R आ रहा है, उसके बाद सातवां 6 7, सातवां में M आ रहा है, आठवां में E आ रहा है, और 11वां 9 10 11, 11 में A आ रहा है। यानी इससे अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उसका उत्तर X होगा, और एक से अधिक अगर कोई नहीं सब अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उसका उत्तर Y होगा। तो ये DRMEA से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा ड्रीम, DREAM, ड्रीम। एक अर्थपूर्ण, और कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, और कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बने, एक अर्थपूर्ण शब्द अगर संभव हो तो उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, D, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके का सवाल जब भी है तो हम लोग आप बना सकते हैं इजी वे में, लेकिन वर्ड मीनिंग याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये सेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हम लोग 4 टाइप्स पढ़े हैं, आगे भी 4 टाइप्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट में हम लोग 4 टाइप्स और पढ़ेंगे। तो ये सेशन अभी कंटिन्यू रहेगा, और आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।